सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेज चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेज में आप लोगों के सिलेबस के अनुसार सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाती है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स भी दिया जा रहा है। चूंकि इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ ये समस्या होती है कि या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ भी नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन कर पाइए कि आखिरकार आपकी तैयारी कैसी चल रही है, प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, कहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं, जहां के प्रश्न गलत हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, और जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिरकार किस स्तर की आपको तैयारी करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको आपका करंट भी कवर करवाया जाएगा। मतलब सब कुछ कवर करवाना हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, अगर जो आप ठीक तरीके से इसको फॉलो करते रहे तो निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही कम समय में आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप इकोनॉमिक्स को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। और कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो जो कोर्स की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी है। इट मींस अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो जो वर्तमान में परीक्षा है उसके लिए तो आप पढ़ते ही रहेंगे। साथ ही साथ जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो वहां पे आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। तो एडमिशन की बात करें तो एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। अर्थात कोर्स की वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम की दी जा रही है और इसकी फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करना होगा। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस को पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच देखने को मिलेगा, यूजीसी नेट का अलग बैच देखने को मिलेगा, झारखंड टीजीटी पीजीटी और झारखंड में जो जेट की परीक्षा है उसके लिए नया बैच प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश स्टेट और मध्य प्रदेश सेट के लिए बैचेज अवेलेबल है। झारखंड, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, सारे बैचेज दोस्तों यहाँ पे मौजूद हैं। तो जो लोग भी अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, या किसी भी इंक्वायरी के लिए जो नंबर अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और जो नया बैच प्रारंभ हुआ है, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का नया बैच प्रारंभ है, बिहार टीजीटी पीजीटी का नया बैच प्रारंभ है, उत्तराखंड में लेक्चरर के लिए नया बैच प्रारंभ है, झारखंड में जेट के लिए नया बैच प्रारंभ है और मध्य प्रदेश में सेट के लिए नया बैच प्रारंभ है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राजन सिंह जी, रागनी सिंह जी, निशा कुमारी जी, संजीव कुमार जी, अक्षय जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी। चलिए, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो क्या उत्तर आ रहा है? किसकी आपको याद आनी चाहिए? जब क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की बात हो रही है तो आपको याद आ जानी चाहिए किसकी? पीगू साहब की याद आ जानी चाहिए। पीगू साहब ने क्या बोला कि अगर जो मुद्रा की आपूर्ति में 10% की वृद्धि होगी तो इससे क्या देखने को मिलेगा? थोड़ा आराम से करिएगा, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए, सी, बहुत सारी विविधता आ रही है, बहुत सारी विविधता आ रही है। उन्होंने मुद्रा की आपूर्ति और मजदूरी दरों में विपरीत संबंध बताया था। अर्थात ये कहा था
कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति 10% बढ़ती है ना, तो ऐसी स्थिति में जो मजदूरी दर होगी उसमें क्या आएगी, 10% की कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी यहाँ पे सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसी कारण से पीगू साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर जो बेरोजगारी विद्यमान होती है तो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। ठीक है, तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये बात बताई कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में 10% की वृद्धि कर दी जाएगी तो जो वास्तविक मजदूरी दर होगा वो क्या होगा, 10% घट जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अब इसका लॉजिक क्या है, पीगू को बोल दिया तो अब ये नहीं कि ये पीगू ने बोला था, भैया फिशर साहब भी तो यही कहते हैं ना, बात को ध्यान से समझिए। फिशर साहब भी तो कहते हैं ना कि जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर में क्या होगा, वृद्धि होगा और मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। तो जब मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा तो वास्तविक मजदूरी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निवेश का त्वरक सिद्धांत निवेश की वर्तमान दर को कैसा मानता है। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है दोस्तों त्वरक के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं। त्वरक की अवधारणा, देखिए त्वरक की अवधारणा सबसे पहले आप ये समझिए कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया। ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है कि ये बताइए कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया। तो त्वरक की अवधारणा जो सर्वप्रथम दिया वो अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, अफ्तेलियन के द्वारा दिया गया। लेकिन त्वरक सिद्धांत का जो विस्तृत रूप है या त्वरक सिद्धांत का जो विकास माना जाता है वो किस अर्थशास्त्री के द्वारा माना जाता है, कमेंट करके बताइएगा। किस अर्थशास्त्री के द्वारा माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों जेबी क्लार्क के द्वारा। ठीक है, तो प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि ये बताइए कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम अफ्तेलियन ने दिया था और इसका जो विकास किया था वो जेबी क्लार्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और त्वरक क्या करता है, त्वरक उपभोग में परिवर्तन का निवेश पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। त्वरक जो होता है वो क्या अध्ययन करता है, त्वरक जो है उपभोग में परिवर्तन पर निवेश में पड़ने वाले प्रभाव को बताता है कि जब अर्थव्यवस्था में उपभोग के स्तर में परिवर्तन होगा तो ऐसी स्थिति में निवेश में क्या परिवर्तन होगा, इसी की ये बात करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि सी बोल रहे हैं कि उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंध रखता है। ये जो महानुभाव डी बोल रहे हैं ना, देखिए ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों एक ही है कि उत्पादन के वर्तमान स्तर से संबंध रखता है। लेकिन जब भी आपके पेपर में, मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूं कि जब भी आपके पेपर में ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है और दोनों उत्तर सही है तो ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन नंबर सी ही करना चाहिए, क्योंकि आयोग के द्वारा जो अंक दिए जाते हैं वो ऑप्शन नंबर सी पे ही दिया जाएगा। तो जो पहले उत्तर सही होता है उसी पे क्लिक करना होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब आपको यहाँ पे एक और बात याद आ जानी चाहिए, गुणक की अवधारणा किसने दिया था। त्वरक की तो सर्वप्रथम अफ्तेलियन ने दिया था, विकसित कर दिया था जेबी क्लार्क ने। गुणक की अवधारणा सर्वप्रथम रोजगार गुणक के रूप में आरएफ कोहन के द्वारा दिया गया था और विकसित किसने किया, निवेश गुणक के रूप में किन्स ने विकसित किया। अब ये जो थियरी है दोस्तों, अगर जो आपको मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा करिए, ये जो थियरी है ना सर बहुत प्यारी सी थियरी है और ये जो थियरी बनती है ये उपभोग फलन के अंतर्गत बनती है। ठीक है, उपभोग फलन के सिद्धांत के अंतर्गत ये 4 सिद्धांत बनते हैं और एक प्रश्न 100% दोस्तों यहां से पूछा जाता है आपके पेपर में। ठीक है, तो उपभोग फलन क्या होता है, अगर जो आपसे कोई ये पूछे कि उपभोग फलन क्या होता है तो किसी व्यक्ति की आय और उपभोग में फलनात्मक संबंध को ही उपभोग फलन कहा जाता है। मतलब जो आपकी इनकम हो रही है और जो आप उस आय जो अर्जित कर रहे हैं उस आय के जो आप आय अर्जित कर रहे हैं उस आय में से आप कितना उपभोग कर रहे हैं, इसी के मध्य फलनात्मक संबंध को ही उपभोग फलन कहते हैं। तो आय और उपभोग में फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन बोलते हैं और इसकी 4 सिद्धांत प्रचलित है। उपभोग फलन के 4 सिद्धांत प्रचलित है जिसमें पहला है दोस्तों किन्स साहब का। तो किन्स साहब ने
निरपेक्ष आय परिकल्पना दिया था। तो याद करिए कि किन्स बोला था कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसका उपभोग का स्तर भी बढ़ता है, लेकिन जितनी तेजी से उसकी आय में वृद्धि होती है उतनी तेजी से उसके उपभोग में वृद्धि नहीं हो पाती है। ठीक है, उसके बाद ड्यूजेनबरी साहब जो हैं ये सापेक्षिक आय परिकल्पना की बात करते हैं, और ड्यूजेनबरी साहब का ये कहना था कि देखिए भैया, एक जो व्यक्ति होता है ना उसकी उपभोग प्रवृत्ति अपने से उच्च व्यक्ति के लोगों की लाइफ स्टाइल कॉपी करने के चक्कर में निर्धारित होती है। अर्थात एक गरीब व्यक्ति होता है वो अमीर व्यक्ति की लाइफ स्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है, उसी की जैसे विलासिता की वस्तु को परचेज करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो उपभोग प्रवृत्ति होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब उपभोग प्रवृत्ति बढ़ जाएगा तो बचत कम हो जाएगा, निवेश कम हो जाएगा, तो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। फ्रीडमैन साहब ने क्या बोला, अस्थाई आय परिकल्पना दिया था फ्रीडमैन साहब ने, और मोदी गिलियानी साहब जो हैं उन्होंने जीवन चक्र परिकल्पना की बात किया था, और जीवन चक्र परिकल्पना के अंतर्गत उन्होंने क्या बताया था, ये बताया था कि एक जो व्यक्ति होता है उसके उपभोग व्यय का निर्धारण उसके संपूर्ण जिंदगी में, उसके संपूर्ण आय में, उसकी संपूर्ण जीवन में जो वो परिसंपत्तियों का निर्माण करता है। एक व्यक्ति जो अपने जीवन पूरी जिंदगी में वो कोई भी फेज हो सकता है, चाहे वो 40 साल की अवस्था हो, 30 साल की अवस्था हो, 50 साल की अवस्था हो, तो वो पूरी जिंदगी में जिन परिसंपत्तियों का निर्माण करता है उसी के आधार पे उसका उपभोग प्रवृत्ति निर्धारित होता है। ये किसका कहना है, ये जीवन चक्र परिकल्पना के अंतर्गत मोदी गिलियानी साहब का कहना है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए, अक्षय गौरी जी, ज्योति चौरसिया जी, अफजल हसन जी, मीनू यादव जी, ठीक है, ब्यूटी जी, राजन सिंह जी, एके जी, रागनी सिंह जी, अर्चना जी, चलिए ठीक है, शत्रुघ्न प्रसाद जी, अभी चौधरी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। अच्छा सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से और धैर्य से इसको पढ़ लीजिए। देखिए ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अल्प विकसित देश में कुल रोजगार में कृषि के रोजगार का भाग कुल आय में कृषि जन्य आय के भाग से अधिक होता है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को, थोड़ा सा इसकी टेक्निकलिटी को समझिएगा, बहुत सारे लोग गलत करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, तो अल्प विकसित देश में जो कुल रोजगार होता है, कुल रोजगार में कृषि के रोजगार का भाग कुल आय में कृषि जन्य आय के भाग से अधिक होता है। तो ये बात दोस्तों 100% ठीक है कि एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे तो जो कृषि के अंदर जो कुल रोजगार का भाग है वो कृषि जन्य आय के भाग से क्या होता है, अधिक होता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कारण ये दिया गया है कि अल्प विकसित देशों में कृषि की चारित्रिक विशेषता निम्न उत्पादकता होती है। तो देयर इज नो डाउट भाई, हमारे भारत की सबसे बड़ी अल्प विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अल्प विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उत्पादकता का स्तर जो है, जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन का स्तर है वो काफी कम है। अगर जो आप इंग्लैंड की इकोनॉमी को देखेंगे, ब्रिटेन की इकोनॉमी, आप अमेरिका की इकोनॉमी को देखेंगे, अगर जो आप कनाडा की इकोनॉमी को देखेंगे तो उनमें आप देखेंगे कि उनके कृषि की जो उत्पादकता का स्तर है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अन्य देशों के। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ ठीक है, आज एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा जुखाम या थोड़ा सा कोल्ड महसूस में कर रहा हूँ, तो तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है कि वॉइस में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम लग रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन से क्लास आप लोगों की डिस्टर्ब है, तो आज किसी भी कीमत पे कैसे भी करके क्लास पूरी होगी। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर? कि अर्धविकसित देशों में बचत संभाव्य के स्रोत के रूप में प्रचंड बेरोजगारी का उपयोग सुझाया है। ये बच्चों वाली बात है, ठीक है। प्रचंड बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी कहां पे देखने को मिलती है? मुख्य रूप से ये कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, ठीक है। जो प्रचंड बेरोजगारी होती है इसी को छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं।
या इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही प्रचंड बेरोजगारी बोलते हैं, इसे ही अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता जो होती है वो शून्य होती है। जैसे कि हम आपसे ये कहें कि कोई एक व्यक्ति ए है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति ए है, वो 2 एकड़ भूमि पे 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा था। लेकिन इस ए व्यक्ति की जब शादी होती है और इसके 2 बच्चे हो गए, एक का नाम हो जाएगा बी और तीसरे का नाम हो जाएगा सी, तो अब बच्चों को नौकरी मिली नहीं, तो अब बच्चे भी क्या करेंगे कि कहेंगे कि चलो भैया 2 एकड़ की जमीन है ना, हम भी उत्पादन में हाथ बढ़ाएंगे पिताजी का। तो ऐसी स्थिति में पहले 1 यूनिट श्रम मिलकर के 5 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर रहा था, अब ये तीनों मिलकर के उत्पादन करेंगे तो भी 5 क्विंटल से बहुत ज्यादा उत्पादकता को बढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बढ़ा पाएंगे? इसलिए नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि भूमि की उर्वरा शक्ति जो होती है वो स्थिर होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 1 एकड़ भूमि पे 500 लोगों को लगा करके उत्पादकता के स्तर को बढ़ा सकते हैं। तो यही होती है दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं रेगनर नर्स के द्वारा, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो अर्धविकसित देशों में बचत संभाव्य के स्रोत के रूप में प्रचंड बेरोजगारी का उपयोग सुझाया है किसने? तो जितने लोग भी रेगनर नर्स की बात बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? थोड़ा आराम से करिए सर। और जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए ना, तो खास करके अगर जो शिक्षक भर्ती की मैं बात करूं तो ये आप जरूर देखिए, क्योंकि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जहां पे लास्ट में दिया जाता है या तो है नहीं तो नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ते हैं और इस प्रश्न को गलत करके आते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? क्या बोल रहे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए बोल रहे हैं सभी लोग, कुछ महानुभाव डी भी बोल रहे हैं। डी क्यों बोल रहे हैं? ये नहीं दिया गया है ना सर। रोलिंग प्लान की जो भारत में जो रोलिंग प्लान की अवधारणा दी गई थी, ये कॉल्डार के द्वारा नहीं दी गई थी। ये किसके द्वारा दी गई थी? गुरनार मेडल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? गुरनार मेडल के द्वारा दी गई थी, ठीक है। तो रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है ये गुरनार मेडल के द्वारा दिया गया था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी श्रम की असीमित पूर्ति के विकास की बात करें तो लेविस साहब करते हैं। लेविस साहब क्या बताते हैं? कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में 2 क्षेत्र हैं, एक तरफ कृषि है, दूसरी तरफ उद्योग है। और जो कृषि क्षेत्र है इसमें श्रम का अतिरेक पाया जाता है, अर्थात श्रमिकों की संख्या जितनी लगी रहनी चाहिए उससे ज्यादा श्रमिक लगे रहते हैं कृषि में, ठीक है। और इस कारण से वो क्या होता है कि इस कारण से श्रम का अतिरेक पाया जाता है और उत्पादन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो जितने उन लोगों को लगता है कि भैया हमको रोजगार प्राप्त है, लेकिन उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न ये रहा कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या बताता है? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा आराम से करिएगा। देखिए दोस्तों, जनसंख्या संक्रमण जो सिद्धांत है ना, इसके अंतर्गत जनसंख्या की 3 अवस्थाओं को बताया गया है, ठीक है। थोड़ा पहले आप करिए इस प्रश्न का उत्तर। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। तो जो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत है ये किसने दिया था? आप कमेंट करके बताइए कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। और उन्होंने बताया था कि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 3 चरणों से होकर के गुजरेंगी, अर्थात जनसंख्या के 3 चरण किसी भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान होंगे, विश्व के जितने भी अर्थव्यवस्था है। पहला चरण में अगर जो अर्थव्यवस्था अल्प विकसित है, अगर जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे, जन्म दर भी ज्यादा होगा। और चूंकि अल्प विकसित देश है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली बेहतर होगा नहीं। तो जब ये सारी चीजें बेहतर नहीं होगा, लोग साक्षर नहीं होंगे, तो जन्म एक तरफ बहुत ज्यादा होगा और मृत्यु भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। मतलब बहुत सारे लोग पैदा होंगे और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। और यहाँ पे लोगों की ये भी मेंटेलिटी होती है कि अगर जो हमारा 4 लड़का रहेगा या अगर जो हमारा 10 लड़का रहेगा तो हमसे कोई झगड़ा नहीं करेगा, ठीक है। आज से आप पिछले जनरेशन में जाइए या उससे पिछले जनरेशन में जाइए, लोग 10-10 बच्चे पैदा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमारे 10 बच्चे रहेंगे तो कोई हमें दबा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम इतनी ज्यादा साक्षरता नहीं थी। फिर दूसरी जो कंडीशन आती है, ये आ जाती है दोस्तों जनसंख्या विस्फोट की। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अब यहाँ पे देश अब थोड़ा बहुत विकास कर चुका होता है या देश विकासशील अवस्था में आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अभी भी साक्षरता की दर कमी रहती है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जन्म दर तो बढ़ा ही रहता है। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मृत्यु दर में कमी आ जाती है, क्योंकि अब अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ गया है।
तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं के बारे में लोगों को पता होगा, लोगों को अच्छी सड़क मिल रही होगी, लोग अच्छे पोषक पदार्थ लेंगे तो मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। तो जब जन्म दर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मृत्यु दर में कमी आ जाएगी। तो यही होता है दोस्तों जनसंख्या विस्फोट की स्थिति दूसरी। और जो तीसरी कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि देश विकसित हो चुका होता है, तो अब लोगों की मेंटेलिटी ये बन जाती है कि अगर जो एक लड़का रहेगा या एक लड़की रहेगी तो भी काम चल जाएगा। तो एक तरफ जन्म दर भी कम हो जाता है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। तो और जनसंख्या की जो आदर्श स्थिति पाई जाती है वो यही तीसरी अवस्था में पाई जाती है, और जनसंख्या विस्फोट की अवस्था जो होती है वो दूसरी अवस्था में होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि उच्च जन्म दर और मृत्यु दरों पर आधारित स्थिर जनसंख्या से निम्न जन्म और मृत्यु दरों पर आधारित जनसंख्या की ओर अंतरण होना। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। चलिए, शत्रुघ्न प्रसाद जी, मीनू यादव जी, निशा कुमारी जी, मालती सोलंकी जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, प्रभात सिंह जी, अभी चौधरी जी, सदानंद मिश्रा जी, ब्यूटी जी, रागनी सिंह जी, अक्षय गौरी जी, जितने लोग भी लाइव जुड़े हैं, इतने सारे लोग जुड़े, जितने लोग भी लाइव जुड़े हैं सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी जरूर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे सर कि भुगतान संतुलन में असाम्य अवस्था को समस्या के प्रति मुद्रावादी दृष्टिकोण का निहितार्थ यह है कि असामान्य अवस्था एक अस्थायी घटना है। थोड़ा आराम से करिएगा क्योंकि ये मुद्रावादियों के दृष्टिकोण को पूछ रहा है, और मुद्रावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में भुगतान संतुलन की क्या स्थिति होती है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मुद्रावादी दृष्टिकोण जो है भुगतान संतुलन से, तो इनका क्या कहना था, इनका ये कहना था कि देखिए भैया आप याद कर लीजिए जे वक्र संकल्पना को, आप याद करिए। जे वक्र संकल्पना के अंतर्गत यही तो कहा गया ना कि जब किसी अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन किया जाएगा तो प्रारंभिक दौर में उससे क्या होगा कि भुगतान असंतुलन की समस्या क्रिएट होगी, लेकिन दीर्घकाल में यह भुगतान असंतुलन की समस्या स्वतः ही ठीक हो जाएगी। तो भुगतान असंतुलन की समस्या अल्पकाल में देखने को मिल सकती है, लेकिन दीर्घकाल में भुगतान असंतुलन की समस्या जो है वो स्वतः ही सुधर जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि लेखा प्रणाली की दृष्टिकोण से भुगतान संतुलन हमेशा होता है, तो हमें लेखा प्रणाली की दृष्टिकोण से भुगतान संतुलन हमेशा ही क्या होता है, संतुलित होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला कि निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए और अवमूल्यन का क्या परिमाण होगा। अब अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन एक देश क्यों करता है, कब करता है, और अवमूल्यन का मतलब क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए। चलिए ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? हाँ, थोड़ी सी क्लास में संख्या आज 2-3 दिनों से कम है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पे चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं कि कोई प्राथमिक विद्यालय में टीचर है, ठीक है, कोई इंटर कॉलेज में टीचर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो ऐसे भी है ना कि मतलब वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है, लेकिन जो प्राथमिक में टीचर है वो ये सोचता है कि टीजीटी पीजीटी में हो जाए, जो टीजीटी पीजीटी में है वो सोचता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जब चुनाव का समय होता है तो उन लोगों की ड्यूटी लग जाती है, तो हो सकता है कि इस वजह से थोड़ी सी संख्या कम है, अदरवाइज सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या उत्तर होगा भाई, क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, डी बोल रहे हैं, सभी लोग डी बोल रहे हैं। देखिए, अवमूल्यन जब किया जाता है तो उससे क्या होता है, बिल्कुल, तो जब अवमूल्यन किया जाता है तो उससे मुद्रा का जो बाह्य मूल्य होता है वो कम हो जाता है। मुद्रा का बाह्य मूल्य जो होता है वो क्या होता है सर, वो कम हो जाता है। तो जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में जो आयात होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आयात जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। आयात जो होंगे वो महंगे हो जाएंगे और निर्यात जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, निर्यात जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, सस्ता हो जाएगा। निर्यात क्या हो जाएगा, निर्यात जो होगा वो क्या हो जाएगा सर, सस्ता हो जाएगा। क्यों सस्ता होगा, क्योंकि जब अवमूल्यन किया जाता है ना, तो अवमूल्यन जब किया जाता है तो जानबूझ करके अपनी देश की मुद्रा की जो वैल्यू है उसको कम किया जाता है। ठीक है, मुद्रा की वैल्यू को कम किया जाता है, अर्थात
मुद्रा की वैल्यू को बाह्य अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बात करें, घरेलू अर्थव्यवस्थाओं के लिए नहीं, तो मुद्रा का जो बाह्य मूल्य है, मुद्रा का जो बाह्य मूल्य है वो कम हो जाएगा, और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो सेम जो वस्तु आप आयात कर रहे थे, अर्थात जो वस्तु निर्यातित हो रही थी, अब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम हो जाएगा तो अब वो महंगा मिलेगा, और जब महंगा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आयात महंगे हो जाएंगे लेकिन निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप डी बोल रहे हैं क्या कि आयात की घरेलू कीमतों में वृद्धि होगी। इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं यार, छोटी सी बात है, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, आयात की घरेलू कीमतों में वृद्धि होगी, अभी तो मैंने बताया ना, जो भी डी के अलावा बोल रहे हैं सब गलत है। अभी तो मैंने आपको बताया ना कि आयात की घरेलू कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और विदेशी बाजार में क्या हो जाएगी, ये सस्ती हो जाएगी, अर्थात निर्यात की विदेशी कीमतों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि सर जी ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है, वो सभी लोग का उत्तर ठीक है, मतलब एक और स्टेटमेंट 1 और 4 सही है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि यदि आयात के लिए मांग की कीमत लोग शून्य है तो स्थानीय मुद्रा में निर्यात से क्या होगा। थोड़ा आराम से करिएगा और धैर्य से। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इजी सी बात है, बिल्कुल। ये प्रश्न जो गलत करेगा ना वो ठीक नहीं करेगा, बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है ये। यदि निर्यात के लिए मांग की कीमत लोच शून्य है तो ऐसी स्थिति में स्थानीय मुद्रा में निर्यात क्या होगा। थोड़ा समझिए, इस प्रश्न की भावना को समझिए, खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा इस प्रश्न की आप भावना को तो समझिए कि ये कहना क्या चाहता है। चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये बात पता है किसकी कर रहा है, ये बात कर रहा है अवमूल्यन की, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, ये अवमूल्यन की बात कर रहा है। और अवमूल्यन के अंतर्गत ऐसा नहीं है कि देश जो है वो किसी भी स्तर पे अवमूल्यन करके और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपने वस्तुओं को बेच सकता है। अवमूल्यन जो होता है वो अर्थव्यवस्थाओं के मध्य मांग व पूर्ति की लोच के आधार पे ही होता है। मांग व पूर्ति की लोच के आधार पे ही देश अवमूल्यन कर सकता है। आप मनमाना ढंग से अवमूल्यन नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है। अगर जो पता चले कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी वस्तु की मांग है ही नहीं और आप अवमूल्यन कर दे रहे हैं, तो जब आप मांग है ही नहीं है तो आप उसको 2 रुपए में भी ले जाकर के बेच देंगे तो कोई उसको क्या करेगा, नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपकी वस्तु की मांग ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं कि अवमूल्यन करके उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता बेच करके अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि यदि निर्यात के लिए मांग की कीमत लोच शून्य है तो स्थानीय मुद्रा में जो निर्यात होगा वो क्या होगा, अवमूल्यन के बाद क्या होगा, वैसा ही बना रहेगा। क्योंकि जो अवमूल्यन डिपेंड करता है ना, जो अवमूल्यन कोई भी अर्थव्यवस्था जब अवमूल्यन करती है तो वो मांग व पूर्ति को पहले देखती है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग व पूर्ति की स्थिति क्या है। अगर जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में इस वस्तु की मांग है तभी क्या करती है कि सरकार अवमूल्यन करती है। ऐसे मनमाने ढंग से अवमूल्यन नहीं किया जा सकता है, नहीं तो मनमाने ढंग से अवमूल्यन करेंगे तो सारे देश क्या करेंगे, ऐसे अवमूल्यन करके और अपने आप को अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने की चेष्टा करेंगे। अपने घरेलू वस्तुओं का उत्पादन करके वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच करके दिन दूना रात चौगुना लाभ कमाएंगे, ठीक है। तो अवमूल्यन भी जो होता है वो क्या होना चाहिए कि मांग व पूर्ति के आधार पे होना चाहिए, ठीक है। क्या उत्तर आएगा भाई कि सीमा शुल्क संघ से हमेशा होता है, सीमा शुल्क संघ। चलिए थोड़ा आराम से बताइएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि देखिए सर सीमा शुल्क संघ से हमेशा होता है व्यापार में अपसार और व्यापार निर्माण, ठीक है। अब इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। सीमा शुल्क जब लगाया जाएगा तो अगर जो सीमा शुल्क की दर अगर जो ऊंची होगी, अगर जो सीमा शुल्क की दर ऊंची होगी तो जाहिर सी बात है कि एक जो व्यापारी है
अब ज्यादा वो शुल्क जब दे देगा ना तो उसको व्यापार में नुकसान होगा। अगर जो सीमा शुल्क ऊंचा है, ठीक है, अगर जो सीमा शुल्क की दर ऊंची है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा सर, व्यापारी को जो होगा वो नुकसान होगा, और जब व्यापारी को नुकसान होगा तो इससे क्या होगा, व्यापार में हानि होगी, ठीक है, व्यापार में हानि होगी। और वहीं अगर जो सीमा शुल्क जो है दोस्तों वो क्या करे, सीमा शुल्क अगर जो कम लगाया जाए, सीमा शुल्क अगर जो कम लगाया जाए तो ऐसी स्थिति में व्यापारी को क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। तो जब लाभ होगा तो ऐसी स्थिति में व्यापार में अवसर और निर्माण दोनों हो सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर एब्सोल्युटली 100% ठीक है। अगला प्रश्न, कि श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था में एक आयात प्रशुल्क आय का वितरण है। थोड़ा सा प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़िएगा सर, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? और जो लोग भी अभी तक एप्लीकेशन पे एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र आप एडमिशन ले लीजिए। सारे नए बैच प्रारंभ है, वहां पे सारी चीजें सिस्टमेटिक वे से करवाई जा रही हैं। आपसे नंबर सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं? ठीक है, इजी सी बात है कि श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था में एक आयात प्रशुल्क आय का वितरण करता है। तो ये जाहिर सी बात है भैया कि पूंजी और कौशलों के स्वामियों के पक्ष में, ठीक है, जो पूंजीपति होते हैं और जो स्किलफुल व्यापारी होते हैं इनके पक्ष में होता है। ध्यान से समझिएगा कि श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था में एक आयात प्रशुल्क आय का वितरण करता है। तो श्रम का अगर जो आधिक्य है, अर्थात जितने ज्यादा लोग उत्पादन में लगे होने चाहिए, अगर जो उससे ज्यादा लोग उत्पादन में लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है दोस्तों कि जो पूंजीपति होंगे और जो भूस्वामी होंगे उनको क्या होगा, इससे लाभ होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित मान्यताओं पे विचार करिए और मान्यताओं पे विचार करके आप ये बताइए कि उपरोक्त मान्यताओं में से कौन सा रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत से संबंधित है। अब डेविड रिकार्डो साहब का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो क्या बताता है? वो हमें यही तो बताता है ना कि दो देश आपस में इसलिए व्यापार करते हैं क्योंकि दोनों देशों के मध्य वस्तुओं की उत्पादन लागतों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जैसे पेट्रोलियम है, ठीक है, तो जो पेट्रोल है ना दोस्तों वो हमारे पास इतनी अच्छी श्रम व्यवस्था नहीं है या हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हमारे पास थोड़े बहुत पेट्रोलियम भी हैं, थोड़े बहुत हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत पेट्रोलियम भी हमारे यहाँ है, लेकिन फिर भी जितना है उसको हम उपयोग योग्य नहीं बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मेकिंग लॉस उसकी जो उसको एक तरीके से जब हम उपभोग योग्य बना सके उसके लिए उसे रिफाइन करने के लिए हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा हमको लगाना पड़ता है। और उससे सस्ते में हम क्या करते हैं कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक से हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम का आयात कर लेते हैं। तो क्या उत्तर आएगा भाई? क्या उत्तर आ रहा है कि निम्नलिखित मान्यताओं पर विचार करिए और विचार करके बताइए। तो जितने लोग भी, ये 2x2 मॉडल है, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होगी नहीं। बार बार पूछा जाता है कि रिकार्डो साहब का कौन सा मॉडल है, तो रिकार्डो साहब का जो मॉडल है वो 2x2 मॉडल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? सी बोल रहे। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान है, तो डेविड रिकार्डो साहब, एडम स्मिथ साहब, ये सभी लोग पूर्ण प्रतियोगिता की ही बात करते हैं और कहते हैं कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और पैमाने के प्रतिफल को इन्होंने क्या माना है, स्थिर माना है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो टेक्नोलॉजी होती है ना, जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 1 और 3 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज का सेशन वाकई में बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत मजा आएगा। पूरा सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा, अच्छे से देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है आज के सेशन में। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ध्यान से पढ़िए सर इसको।
बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं कौन सा है, चलिए बताइए। ठीक है, चलिए मैं रुकूंगा, कुछ देर में रुकूंगा, आप अच्छे से पहले इस प्रश्न को करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? डी बोल रहे हैं। ये दक्षिण एशियाई, ठीक है, दक्षिण एशियाई संगठन है। और ये संगठन क्यों बनाया गया है? ये संगठन इसलिए बनाया गया है ताकि सभी देश आपस में मिलकर के, जो भी आसियान के सदस्य देश हैं, वो आपस में मिलकर के किस तरीके से व्यापार को ठीक तरीके से सुगम कर पाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, अर्थात ये दक्षिण एशियाई जो संगठन है, ये जो आसियान है, ये क्या करता है? ये इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत जितने भी देश हैं, सभी सदस्य देशों के मध्य क्या किया जाता है कि कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसे लगाए जाते हैं ताकि सभी लोग आपस में मिलकर के व्यापार कर सकें और अपने लाभ को, अपने अपने अर्थव्यवस्था के लाभ को अधिकतम कर पाए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को निम्न उद्देश्यों के लिए ऋण देता है। ये तो बच्चों वाली बात है भाई, बिल्कुल ठीक है, इजी सी बात है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात बात हो रही है आईएमएफ की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना होती है 1945 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन ये कार्य करना शुरू कर देता है 1947 में, ठीक है। और दोस्तों विश्व बैंक की भी स्थापना इसी के साथ होती है, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहने भी बोला जाता है या जुड़वा संस्थाएं भी बोला जाता है, ठीक है। और जो विश्व बैंक था, ठीक है, जो विश्व बैंक था, इसकी जो स्थापना होती है, इसकी भी स्थापना 1945 में ही होती है, लेकिन ये एक ही वर्ष बाद कार्य करना शुरू कर देता है 1946 में। और इसीलिए आईएमएफ और विश्व बैंक को हम क्या बोलते हैं कि जुड़वा बहने बोलते हैं, या संयुक्त संस्था भी कहीं कहीं देता है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को निम्न उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करता है, तो अपने सदस्य देशों को अल्पकालीन ऋण देता है और इसलिए ऋण देता है ताकि भुगतान असंतुलन की समस्या को समाप्त किया जा सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। और दोस्तों याद रखिएगा 1970 से पहले आईएमएफ जो था, आईएमएफ की जो मुद्रा थी वो अमेरिकी डॉलर थी। वो क्या थी? अमेरिकी डॉलर थी, अमेरिकी डॉलर थी। लेकिन 1970 के बाद जो पश्चिमी देश थे उन्होंने विरोध कर दिया और उसके बाद दोस्तों आ गया एसडीआर अर्थात विशेष आहरण अधिकार, और ये एक बही खाता प्रविष्टि होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। और इसे क्या बोलते हैं? इसे कागजी मुद्रा भी बोला जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? भारत में विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए लगभग 500 अरब डॉलर, ठीक है। थोड़ा बहुत ये करंट मैं शायद साल भर पहले का डाटा ये बता रहा हूँ, करंट में करवा दूंगा तो करा दूंगा, लेकिन फिलहाल 500 अरब डॉलर के आसपास ही है अभी ये। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि भारत में विदेशी मुद्रा कोष का जो संरक्षण करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और भारत के संदर्भ में अगर जो बात करें तो भारत की विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो लगभग दोस्तों 500 अरब डॉलर है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें क्या हो सकता है कि फ्लक्चुएशन भी हो सकता है, शायद 1 साल पुराना ये डाटा है, ठीक है। जहां तक मुझे याद आ रहा है मैंने बता दिया, फिर करंट में करवाऊंगा तो वहां पे कवर करा दूंगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि भारत में कृषि की आधारशिला का श्रेय किस अर्थशास्त्री को जाता है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है?
क्या बोल रहे, क्या बोल रहे? ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ये जो प्रकृतिवादी स्कूल के अर्थशास्त्री थे या जो प्रकृतिवादी थे, इनका ये मानना था कि उत्पादन ह्रास नियम जो होता है वो कृषि क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, उत्पादन ह्रास नियम कृषि उत्पादों पर देखने को नहीं मिलता है, अर्थात उत्पादन ह्रास का जो नियम होता है ये कृषि उत्पादों पे लागू नहीं होता है। बाकी उत्पादन ह्रास का जो नियम होता है वो गैर कृषि उत्पादों पर क्रियाशील होता है। उत्पादन ह्रास नियम क्या होता है? उत्पादन ह्रास नियम के अंतर्गत तो यही होता है ना कि जैसे जैसे जब आप एक जगह अपने संतुलन के स्तर को प्राप्त कर लेते हैं और आप अपने पास जो उत्पादन के संसाधन, उत्पादन के जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है उनका अगर जो आप प्रयोग करके मिनिमम लागत से, अर्थात आपकी औसत लागत अगर जो न्यूनतम है और उत्पादन अधिकतम है, तो आप यहाँ पे संतुलन प्राप्त कर चुके हैं, आपको यहीं पे बने रहना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे श्रमिक जो होते हैं, बहुत सारे उद्यमी जो होते हैं, वो फिर भी क्या करते हैं कि उत्पादन के संसाधनों में वृद्धि करते हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ती है और उत्पादन ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्य में ह्रास की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है? चलिए सर बताइए क्या उत्तर आ रहा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, प्रेविस सीगर की बात बोल रहे हैं, प्रेविस सीगर की बात सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं सर? ठीक है, तो एक लाइन में बता रहा हूं, पूरी हमेशा आपको याद रहेगा। प्रेविस सीगर साहब ये बोलते हैं कि देखिए भैया, जब एक अल्प विकसित देश जो होता है ना, अल्प विकसित देश के पास चूंकि टेक्नोलॉजी होती नहीं है, तो जो अल्प विकसित देश होता है उसके पास जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात जो कच्चे माल होते हैं ना, जो कच्चे माल होते हैं देश के पास, तो अब इनके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं। तो चूंकि जो अल्प विकसित देश होते हैं, जब ये विकसित देश से व्यापार करते हैं ना, विकसित देश से व्यापार करते हैं, तो ये कच्चे माल का ही व्यापार कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने अपवहन सिद्धांत दिया था ना, क्या बोला था कि जो अंग्रेज थे वो भारत के कच्चे माल यहां से लेकर के जाते थे और अपने यहाँ वो उच्च क्वालिटी की टेक्नोलॉजी रखे थे। उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो क्या करते थे कि उपभोग योग्य वस्तुओं का निर्माण करते थे और पूरे विश्व में वो क्या करते थे, बेचते थे, अर्थात अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचते थे। और वही यही उनकी सफलता का रीजन भी था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ठीक है, तो जब अल्प विकसित देश होता है ना, वो जब विकसित देश से व्यापार करता है, तो अल्प विकसित देश मुख्य रूप से कच्चे माल का ही व्यापार करता है, क्योंकि इसके हाथ में टेक्नोलॉजी है नहीं। तो टेक्नोलॉजी रहता तब अल्प विकसित क्यों रहता? तो विकसित और अल्प विकसित होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? जो विकसित देश होते हैं, क्यों कहा जाता है कि कोई देश सबसे ज्यादा विकसित है? तो विकसित होने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है उस देश की तकनीकी, अर्थात टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अगर जो अल्प विकसित देश से व्यापार करते हैं, तो अल्प विकसित देश अपने कच्चे माल का क्या कर देते हैं, निर्यात कर देते हैं। और जब ये निर्यात कर देते हैं तो एक लंबे समय तक अगर जो ये ऐसा करते रहेंगे, एक लंबे समय तक करते रहेंगे, दीर्घकाल में करते रहेंगे, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल करते रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में एक समय ऐसा आएगा कि उस अर्थव्यवस्था में, अर्थात अल्प विकसित देश में जो कच्चे माल होंगे उनकी कमी हो जाएगी। और जब उसकी कमी हो जाएगी तो भैया फिर वो व्यापार कर ही नहीं पाएंगे और उनकी अर्थव्यवस्था चली जाएगी मंदी की स्थिति में। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चलिए बताइए। शिवानी श्रीवास्तव जी, धीरज पांडे जी, वैष्णवी द्विवेदी जी, मीनू यादव जी, मालती सोलंकी जी, उर्मिला कुमारी जी, सदानंद मिश्रा जी, ब्यूटी जी। चलिए, धीरज पांडे जी, उर्मिला कुमारी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, लेकिन लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आपको याद आ जाना चाहिए जेएस मिल का पारस्परिक मांग सिद्धांत। ठीक है,
आपको कौन सा थियरी याद आ जाना चाहिए? अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पारस्परिक मांग सिद्धांत। ठीक है, पारस्परिक मांग सिद्धांत के अंतर्गत, पारस्परिक मांग सिद्धांत किसने दिया था? वो दिया था जेएस मिल साहब ने दिया था। और क्या बोला था? जेएस मिल साहब ने बोला था कि जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर का निर्धारण वस्तु की मांग के लोच के आधार पे होती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तु के कीमतों का निर्धारण वस्तु की मांग की लोच के आधार पे होती है। अर्थात मांग की लोच का मतलब क्या हो गया भैया? कि अगर जो मांग क्या है? मांग लोचदार है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का व्यापार क्या है दोस्तों? संभव नहीं है। लेकिन अगर जो उस वस्तु का मांग बेलोचदार है, ठीक है, बेलोचदार है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। लोचदार होने का मतलब क्या होता है? कि आप अपने मांग में परिवर्तन कर सकते हैं। और बेलोचदार होने का मतलब क्या होता है? कि आप अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे लोचदार मांग किसकी होती है? तो जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया। चाय की कीमतों में अगर जो वृद्धि होगी तो चाय पीना छोड़ करके आप कॉफी पीने लगेंगे, तो इसकी मांग लोचदार है। और बेलोचदार किसकी होगी? नमक की होगी। नमक की मांग जो होगी वो क्या होगी दोस्तों? बेलोचदार होगी। क्यों बेलोचदार होगी? क्योंकि नमक अगर जो 1000 रुपया केजी भी हो जाएगा ना, तो भी आप क्या करेंगे? नमक उतना ही खरीदेंगे जितना आज खरीद रहे हैं। अगला प्रश्न सर आपके सामने ये रहा कि द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री के लेखक कौन है? और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से बता रहा हूं कि जिस तरीके से वहां पे आपको कंटेंट करवाए जा रहे हैं, अगर जो आप ठीक तरीके से फॉलो करते रहेंगे तो बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी के तहत आपको सारी चीजें करवाई जा रही हैं। वहां पे आपकी लाइव क्लास होती है। इन केस अगर जो लाइव क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, दूसरे तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, इवैल्यूएशन करिए कि गलती कहां पे हो रही है, उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो और एग्जामिनेशन हॉल में गलतियां कम हो। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस स्टैंडर्ड की आपको तैयारी करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोस्तों प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको करंट भी कवर कराया जाता है। और जो कोर्स की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की है। इट मींस अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, जब भी उसके लिए कोई नया बैच प्रारंभ होगा, तो आपको वहां पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। फीस, एडमिशन फीस 2000 रुपए लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। उसमें कंप्लीट आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारे उसमें अवेलेबल होंगे। तो आप अपनी फीस या तो चाहें तो आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पे पेमेंट करके इसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है सर? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। रैगनर नर्स साहब ने ये पुस्तक लिखी थी, द प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि असंतुलित विकास निम्न मान्यता पे आधारित है। असंतुलित विकास किस मान्यता पे आधारित है भाई? संजीव कुमार जी बताइए, रितु चौहान जी बताइए, मिश्रा जी बताइए। चलिए भाई, अभी चौधरी जी बिल्कुल ठीक है, पारस कुमार जी, प्रभात सिंह जी बताइए, ठीक है, उर्मिला कुमारी जी, सुंदरी कुमारी जी, ब्यूटी जी, राजन सिंह जी। चलिए भाई सभी लोग बताइए क्या उत्तर आ रहा है। शत्रुघ्न प्रसाद जी, अफजल हसन जी, मीनू यादव जी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बच्चों वाला प्रश्न है सर। जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। देखिए, असंतुलित विकास की अवधारणा जो देते हैं वो देते हैं हर्ट्समैन साहब, ठीक है। और हर्ट्समैन साहब ये बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में आपको समान रूप से निवेश नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास पूंजी की मात्रा और श्रम की मात्रा स्थिर है। मतलब पैसा आपके पास एक सीमित मात्रा में है और श्रम भी आपके पास सीमित मात्रा है। तो आप अर्थव्यवस्था में उन्हीं जगहों पे इस पूंजी और श्रम का निवेश करिए जहां पे लाभ अधिकतम हो जाए।
जहां पे लाभ क्या हो जाए, अधिकतम हो जाए। तो श्रम व पूंजी चूंकि अर्थव्यवस्था में स्थिर है और श्रम पूंजी स्थिर है, तो आप ऐसा ना करिए कि कहीं भी आप इसका निवेश कर दीजिए जिससे ये इनवेन चला जाए। चूंकि ये सीमित है हमारे पास, तो ऐसी स्थिति में इसको क्या करिए कि वहीं पे आप इसका निवेश करिए जहां पे आपको लाभ अधिकतम मिल पाए, और जब लाभ मिलेगा तो बचे हुए जो क्षेत्र है उसमें आप क्या कर दीजिएगा, निवेश करके लाभ को अधिकतम कर लीजिएगा। और संतुलित समृद्धि की बात कौन करता है, संतुलित विकास की बात कौन करता है, रैगनर नर्स साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र है ए बी सी डी, सभी क्षेत्रों को क्या करिए कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करिए। ठीक है, अगला प्रश्न। बिल्कुल ठीक है, अगला प्रश्न। और देखिए जो मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में या जो कम्युनिटी में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिए और थोड़ा सा उन सारी वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दिया करिए। 300 लोग 400 लोग देख रहे हैं उसको कुछ घंटों में, लेकिन पता चल रहा है कि लाइक शेयर है ही नहीं। तो कम्युनिटी बॉक्स में वो भी थोड़ा सा लाइक किया करिए और जो शॉर्ट वीडियो है उसको भी लाइक किया करिए, है ना। निवेदन है सभी लोगों से। क्या उत्तर आ रहा है भाई? अग्र संलग्नता एवं प्रत्यक्ष संलग्नता पाई जाती है। थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं पूरी ऊर्जा के साथ तो क्लास नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन फिर भी ठीक है, जैसे चल रहा है सही है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि असंतुलित विकास के सिद्धांत से, सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो अग्र संलग्नता और प्रत्यक्ष संलग्नता का मतलब ये होता है कि हमको क्या करना है, असंतुलित विकास करना है। इट मींस की अर्थव्यवस्था में श्रम और पूंजी स्थिर मात्रा में विद्यमान है, तो इसको वहीं पे लगाइए जहां पे लाभ अधिकतम मिल पाए। और इसके अंतर्गत इन्होंने ये बोला था कि जो विनियोग होना चाहिए ना, वो दो प्रकार का होना चाहिए। एक जो होगा वो अर्थव्यवस्था में आगे के प्रवाह को निर्धारित करेगा, और जो दूसरा होगा वो अर्थव्यवस्था में पीछे के प्रवाह को निर्धारित करेगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, चलिए, निम्न में से कौन सी समस्या विकासशील देशों को नहीं है? कृष्णा पटेल जी पूछ रहे हैं सर ये क्लास यूपी के लिए है कि बिहार के लिए? आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो क्वेश्चंस है शिक्षक भर्ती से संबंधित ऐसी कौन सी परीक्षा है जहां पे ये प्रश्न नहीं पूछेगा। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, ये कहाँ नहीं पूछेगा। आप लोग के दिमाग में बन गया है कि ये यूपी का है कि बिहार का है कि झारखंड का है। अरे भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो प्रश्न बनते हैं वही तो बनेंगे, जो समष्टि अर्थशास्त्र से प्रश्न बनते हैं वही तो बनेंगे, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र से प्रश्न बनते हैं वही तो बनेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जो प्रश्न बनते हैं वही तो बनेंगे, रिकार्डो से ही तो प्रश्न बनेंगे, रिकार्डो से प्रश्न बनेंगे, जेएस मिल से प्रश्न बनेंगे, किन्स से प्रश्न बनेंगे, इन्हीं सारे लोगों से तो प्रश्न बनेगा। बदलता क्या है? बदलता क्या है? बस एक करंट बदल जाता है, और बिहार में थोड़ा सा भारतीय अर्थव्यवस्था ज्यादा पूछा जाता है कंपेयर टू उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, ये आराम से पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से ही ये क्लासेस चलाई जाती है। क्या उत्तर आ रहा है? अगर और इस क्लास को एक बार मेंटेन कर लिए तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि आपको कोई समस्या होने वाली नहीं है। कि निम्न में से, अब देखिए, बहुत सारे लोग, जैसे पता है, जिन लोगों का इकोनॉमिक्स पे थोड़ा ठीक ठाक कमांड है उनकी तो बात सही है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जी हमारे सिलेबस में ये दिया है, यहाँ पे ये। अरे भाई, कहीं पे सिलेबस में ये दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं का अवलोकन करिए, कहीं पे दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्थाओं को की विशेषताओं को बताइए। तो भैया हर जगह आपको एक ही चीज पढ़ना है। कहीं दिया है कि मांग की अवधारणा को समझाइए या आपको मांग की अवधारणा को पढ़ना है, कहीं दिया गया है कि मांग के नियम को आपको पढ़ना है। तो भैया वो सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि शब्द आप ये सोच रहे हैं कि जो आपके सिलेबस में शब्द दिया गया है उसी शब्द के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है कि निम्न में से कौन सी समस्या विकासशील देशों की नहीं है? तो विकासशील देश जो है, तो चलिए भैया बता दीजिए कि भारत की कौन सी समस्या नहीं है। ठीक है, तो उच्च
स्तर का व्यापक उपभोग। थोड़ा आराम से करिए सर, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? इजी सा प्रश्न है, कोई गलत तो नहीं कर रहा। तो निम्न में से कौन सी समस्या विकासशील देशों की नहीं है? तो उच्च स्तर का व्यापक उपभोग, ठीक है। लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो उच्च स्तर का व्यापक उपभोग क्या करेंगे, ठीक है। उच्च स्तर का व्यापक उपभोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे ना, ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि तकनीकी परिवर्तन गैर तटस्थ है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा तो उससे कौन कौन से लाभ देखने को मिलेंगे, बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में टेक्नोलॉजी बदलेगा तो ऐसी स्थिति में टेक्नोलॉजी बदलने से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है सर? बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक है कि जब तकनीकी परिवर्तन होगा तो भैया जब टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो पहले के मुकाबले अब कम श्रमिक लगेंगे, ठीक है। तो श्रम बचतकारी होगा। जब टेक्नोलॉजी आएगी तो टेक्नोलॉजी पर क्या होगा कि कम श्रमिक लगा करके उत्पादन के स्तर को बढ़ाया जाएगा। और जब भैया आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी और जब आप क्या करेंगे, श्रम को बचा लेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपकी लागत में कमी आ जाएगी। जब लागत में कमी आ जाएगी तो आपकी जो पूंजी होगी वो बचतकारी हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अरे भाई जब आप टेक्नोलॉजी से कोई काम करने लगेंगे तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि श्रम को भी बचाएगा और पूंजी को भी बचाएगा। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि रोस्टो के अनुसार विकसित देश क्या, किसको बात ये समझ में नहीं आई? ये बात नहीं आपको समझ में आई? अरे भाई बच्चों वाली बात है। तकनीकी परिवर्तन गैर तटस्थ है। गैर तटस्थ का मतलब यह है कि स्थिर नहीं है, अर्थात क्या है, तकनीकी जो है वो परिवर्तनशील है। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है। तो आप याद करिए ना कि पहले जब लोग घर को बनाते थे ना तो पूरे गांव वाले या पूरे मोहल्ले वाले आते थे। जिस दिन जो मकान की जो छत होती है जब लगाई जाती थी तो बहुत सारे लोग रिलेटिव भी आते थे, 50 लोग चाहे 100 लोग आते थे और सभी लोग मिलकर के काम करते थे। लेकिन अब देखिए अब क्या करना है, अब टेक्नोलॉजी आई है, उसके साथ क्या है 10-15 लोग आ रहे हैं, धीरे से अपना काम करके चले जा रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि रोस्टो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में है? रोस्टो साहब ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इसमें इन्होंने ये कहा था कि देखिए भैया जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं हैं वो 5 चरणों से गुजरेगी और जो पहला चरण होगा वो होगा परंपरागत समाज होगा। और परंपरागत समाज में चूंकि बहुत सारे लोग क्या होंगे, टेक्नोलॉजी से जुड़े नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा, वो लोग ना मांग करेंगे और ना ही पूर्ति करेंगे। तो परंपरागत समाज के अंतर्गत क्या होता है कि मांग भी बहुत कम होती है और पूर्ति भी बहुत कम होता है। लेकिन जब दूसरी अवस्था आती है तो ये आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था आती है, ये दूसरी अवस्था होती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो प्रारंभ हो जाती है। थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था में क्या होती है, आर्थिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। ये दूसरी, ये वाली आत्मस्फूर्ति की पूर्व की अवस्था, ये पूर्व हटा दीजिए, आत्मस्फूर्ति की अवस्था, ये मिसप्रिंट शायद दे दिया गया है, ये तीसरा होगा आत्मस्फूर्ति की अवस्था। और जो चौथा होगा इसमें थोड़ा और विकास होगा और देश परिपक्वता की ओर जाएगा। और जो पांचवी अवस्था होगी वो होगी अत्यधिक उपभोग की अवस्था। और यहाँ पे देश जो है वो समृद्धि की अवस्था में आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है कि लोगों की मांग भी बहुत बढ़ जाती है और पूर्ति भी बहुत बढ़ जाती है। तो मांग व पूर्ति का स्तर बहुत ऊंचा चला जाता है और अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से आगे बढ़ने लगती है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, हर अर्थव्यवस्था को 5 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, जैसे इंग्लैंड है, ये लोग भी इन चरणों से होके गुजरे होंगे। ऐसा नहीं कि जब
अमेरिका पैदा हुआ होगा तो स्टार्टिंग में ही क्या होगा, सुपर पावर होगा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित किया, धीरे धीरे चीजों को बेहतर किया और आज क्या है, वो बहुत आगे है। तो जो अमेरिका है वो क्या है, वो अत्यधिक उपभोग की अवस्था में है, अर्थात समृद्धि की अवस्था में है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रोस्टो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में है, तो ये है दोस्तों अत्यधिक उपभोग की अवस्था में अर्थात समृद्धि की अवस्था में। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, यदि निवेश दर से पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है तो देश के आर्थिक विकास की दर क्या होगी। खूबसूरत सा प्रश्न, खूबसूरत सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। बिल्कुल ठीक है कि यदि निवेश दर से पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है तो देश के आर्थिक विकास की दर क्या होगी। आर्थिक विकास की जो दर डिपेंड करती है कि एक देश का आर्थिक विकास कितना होगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, यही तो होता है ना कि निवेश की दर। अर्थव्यवस्था में जितनी ज्यादा निवेश की मात्रा बढ़ाई जाएगी उतनी ही ज्यादा अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर बढ़ेगा, और जब उत्पादन का स्तर सतत रूप से बढ़ता चला जाएगा तो उत्पादन का बढ़ना ही तो दोस्तों एक फैक्टर है आर्थिक विकास का, एक फैक्टर होता है ना ये आर्थिक विकास का। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि सर यदि निवेश स्तर से पूंजी उत्पाद अनुपात अधिक है तो देश के आर्थिक विकास की जो दर होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। दोस्तों थोड़ी सी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि मैं पूरी एनर्जी से क्लास नहीं ले पा रहा हूं, या मैं जिस हद तक चीजों को लेकर के जाता हूं वहां तक नहीं ले जा पा रहा हूं, लेकिन थोड़ा मैनेज करिएगा। थोड़ी सी मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, सर्दी जुकाम है तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है, खास करके उसके बाद जानते ही है कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, नहीं रेस्ट नहीं लूंगा, क्लास पूरी होगी, है ना। छुट्टी के लिए हमेशा तैयार ना हो जाइए, छुट्टी के लिए तैयार नहीं होइए, रेस्ट नहीं लूंगा, 2 दिन से क्लास ऑलरेडी नहीं हुई है, अब रोज क्लास होगी। कि राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय की दर ऊंची होती है तो प्रति व्यक्ति आय पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तो मैंने आज ही आप लोगों को एप्लीकेशन पे ये बात पढ़ा रहा था ना, राष्ट्रीय आय पढ़ा रहा था, तो वहां पे पढ़ा है तो कि प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है, राष्ट्रीय आय होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में उस अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाती है, ठीक है। और इसमें क्या कर देते हैं कि कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय अपान जनसंख्या। और राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो किसी एक वित्तीय वर्ष में, भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, कमेंट करके सभी लोग बताइए कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। कमेंट करके बताइए कि भारत का वित्तीय वर्ष और कृषि वर्ष क्या है। मैंने आज ही एप्लीकेशन पे पढ़ाया है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है और भारत का कृषि वर्ष क्या है, किसके मध्य, मतलब भारत का वित्तीय वर्ष क्या है और भारत का कृषि वर्ष क्या है और भारत का बजट वर्ष क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये तो बच्चों वाली बात है, आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे रुकने की जरूरत है, नहीं रुकने की जरूरत होगी भाई, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय की तुलना में जनसंख्या बढ़ रही है, अर्थात ये जब ये नीचे वाला हर जो है ये ज्यादा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं सर। अगला प्रश्न, अगला 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या हो गया, भारत का वित्तीय वर्ष हो गया, जिसे और क्या बोलते हैं, राजकोषीय वर्ष भी बोलते हैं, जिसे बजट वर्ष भी बोलते हैं। तो बजट वर्ष, राजकोषीय वर्ष या वित्तीय वर्ष, ये तीनों टर्म का इस्तेमाल कर सकता है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। और कृषि वर्ष क्या होता है भाई, कमेंट करके बताइए, ठीक है। कृषि वर्ष क्या होता है, कमेंट करके बताइए। कृषि वर्ष क्या होता है, कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो रिकार्डो के मॉडल में संचय की उच्च दर समृद्धि दर की कैसी होगी। तो क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, भी बोल रहे हैं क्या। अब रिकार्डो साहब का क्या कहना है भाई, रिकार्डो साहब को भी जानना जरूरी है ना। रिकार्डो साहब ने क्या बोला था सर, क्या बोला था रिकार्डो ने, बताइए। रिकार्डो ने ये कहा था कि जो भूमि की पूर्ति है ना वो सीमित है, भूमि की पूर्ति बेलोचदार है, ठीक है, बेलोचदार है।
अर्थात भूमि जो है ना वो सीमित मात्रा में प्रकृति के द्वारा हमें दिया गया है, ठीक है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, जब जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे। अब एक बात ये भी कहते हैं कि भूमि की पूर्ति बेलोचदार होती है और भूमि की पूर्ति का और कोई निकट स्थापन नहीं है। मतलब भूमि जितनी है उतनी ही रहेगी, जनसंख्या बढ़ेगा ये बात सही है, लेकिन भूमि की मात्रा जो है वो पूर्तियां जो है स्थिर रहेगी। अर्थव्यवस्था में प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है, जो भूमि जो है वो हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है। तो ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या जो है वो बढ़ेगी, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे कि जहां पे उत्पादन करने वाला भूमि होगा वहां पे वो घर बनवाने लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में एक ऐसा समय आएगा कि उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं, और जब उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, स्थिर अवस्था में विद्यमान हो जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे 100% ठीक है। तो रिकार्डो साहब ने ये बोला था कि देखिए भैया, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो जहां पे लोग पहले उत्पादन कर रहे थे, अब वहां पे जाके लोग रहने के लिए मकान बनवाने लग रहे हैं। तो अब जब रहने के लिए मकान बनवा रहे हैं तो भैया उत्पादन क्या होगा, जब उत्पादन नहीं होगा तो फिर अर्थव्यवस्था विकास कैसे करेगी। तो भविष्य में एक अनसर्टेन टाइम बताते हैं कि अर्थव्यवस्था जो होगी वो स्थिर अवस्था में चली आएगी, क्योंकि उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं बचेगा। चलिए सर, अगला प्रश्न ये रहा। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। क्या उत्तर आ रहा है सर, बताइए। द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है? इजी सी बात है, इजी सी बात है कि नहीं है? इजी सी बात नहीं, इजी सी बात है कि नहीं है, बताइए। द्वैतवाद की अवधारणा किस अर्थशास्त्री ने बताया था? आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, द्वैतवाद की अवधारणा जो दिया था ना दोस्तों, वो किसने दिया था? वो बुके साहब ने दिया था, बुके साहब ने दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि देखिए, द्वैतवाद का मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था, द्वैतवाद का मतलब किसी अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति का होना है जहां पे आधुनिक और पारंपरिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व हो। जैसे दोस्तों हमारे पारंपरिक क्षेत्र है, जैसे खादी वस्त्र उद्योग को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, प्रमोट करते हैं ना, तो ये हमारे पारंपरिक क्षेत्र है। खादी वस्त्र उद्योग हो गया, अन्य भी और भी अन्य बहुत सारे प्रकार के क्या है क्षेत्र है। लेकिन आधुनिक उद्योग के अंतर्गत आप देखिए, नए नए प्रकार के कपड़े का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, और भी नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी आ रही है और उससे अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे हैं। तो जिस तरीके से मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी सरकार का और निजी पूंजीपतियों दोनों का सह अस्तित्व अर्थव्यवस्था में विद्यमान होता है, उसी तरीके से द्वैतवाद के अंतर्गत आधुनिक और पारंपरिक क्षेत्र का सह अस्तित्व देखने को मिल जाता है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समृद्धि की सहज दर को परिभाषित करता है? समृद्धि की सहज दर क्या होती है सर, बताइए। समृद्धि की सहज दर क्या होती है? जो लोग भी लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं ना, मैं क्या बोलूं, लाइक शेयर कर दिया करिए। क्या उत्तर आ रहा है सर? समृद्धि की सहज दर की बात हो रही है, बताइए भाई। निशा कुमारी जी, अनीश पंडित जी, पारस कुमार जी, रितु चौहान जी, संजीव कुमार जी, ठीक है, ब्यूटी जी, अर्चना कुमारी जी, मालती सोलंकी जी, राजन सिंह जी, सदानंद मिश्रा जी, वैष्णवी द्विवेदी जी, ठीक है, मौसम कुमारी जी, उर्मिला कुमारी जी, सोनी शर्मा जी, रोहित कुमार जी, अफजल हसन जी, रितु चौहान जी, ठीक है, एके जी, ठीक है, सुरेखा गौतम जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए सर, थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए, क्लास आपकी ही है। तो जितने भी महानुभाव भी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं कि सहज समृद्धि दर, समृद्धि की यह वह दर होती है जिस पर श्रम के पूर्ण रोजगार सहित उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। तो सहज समृद्धि दर का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में, देखिए ध्यान से पढ़िए, कि यह वह सहज दर है जिस पर श्रम के पूर्ण रोजगार सहित उत्पादन में वृद्धि की जाती है। अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने भी श्रम हैं,
अर्थात अर्थव्यवस्था में जो भौतिक संसाधन है उनका प्रयोग करके हम उत्पादन की मात्रा को क्या कर चुके हैं, अधिकतम कर रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि कौन सा बैंक निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है, ऐसा कौन सा बैंक है जो निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है। और जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे अभी तक कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, यथाशीघ्र आप क्लास ज्वाइन कर लीजिए। लाइव क्लासेस स्टार्ट है, वहां पे हो रही है, जहां पे आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। लाइव क्लास होती है, इन केस लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी मिलता है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से आप रिवीजन करते रहें। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, समय समय पर टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपके एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जहां पे गलतियां हो रही है उसको सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके और आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा कर सके। साथ ही साथ आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। और आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके करंट भी करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, करंट भी मैं करवाऊंगा। और कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एडमिशन की फीस जो है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपए। तो सिंपली आपको अपनी फीस यहाँ पे पेमेंट करनी होगी गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं IDBI, IDBI जितने लोग भी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। फुल फॉर्म क्या है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना कब होती है सर, कमेंट करके थोड़ा बताइए मुझे कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब होती है। तो ये कब होती है सर, ये 1964 में होती है ना, 1964 में होती है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं कि देखिए सर कि कौन सा बैंक निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है। तो निजी क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने वाला जो संस्था है या जो बैंक है वो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है, जिसकी स्थापना होती है 1964 में। अगला कि जिस पर मूल्य अपने खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण के लिए देता है उसे क्या बोलते हैं। थोड़ा आराम से करिएगा, धैर्य से पढ़िएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर याद आना चाहिए, इसको तो बहुत बार बताया हूं भाई। FCI के बारे में एक बार नहीं बहुत बार आप लोगों को बताया हूं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि जिस पर मूल्य अपने खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण के लिए देता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, निकासी मूल्य बोलते हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, बहुत बार बताया हूं। एक प्रश्न को आप कितना बताओ। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे का प्रमुख कारण माना जाता है। बिल्कुल ठीक है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में घाटे का प्रमुख कारण क्या माना जाता है। जैसे कहते हैं ना कि सरकार क्या करती है, कि आप कहते हैं ना कि सरकार जो है वो बजट घाटा में चल रही है, बजटीय घाटा में चल रही है, या राजकोषीय घाटा में चल रही है, राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो इसे एक तरीके से बस समझने के लिए बता रहा हूं, हालांकि कई टर्म यूज होते हैं। तो ये घाटा क्यों होता है, क्योंकि जो सरकार की इनकम होती है, जो सरकार की आय होती है वो कम होती है, और सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय जो है वो क्या करता है, सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय ज्यादा करता है। सरकार आय कहां से प्राप्त करता है, तो सरकार कर के माध्यम से आय प्राप्त करता है, या सरकार ऋण ले सकता है, चाहे वो आंतरिक ऋण हो चाहे वो बाह्य ऋण हो। और सरकार व्यय कहां पे करता है, आधारभूत संरचना पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, परिवहन पे, बिजली पे। लेकिन इन सारी चीजों पे सरकार व्यय तो करता है, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो प्रोजेक्ट तय सीमा पे पूरा नहीं हो पाता है, या उसकी लागत जो होती है वो इतनी ज्यादा होती है, या इतनी उसमें डिफिकल्टीज होती है कि प्रोजेक्ट अगर जो समय पे पूरा नहीं होता है तो सारा का सारा क्या हो जाता है, पैसा नुकसान हो जाता है। और इस तरीके से भारत को सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा हो जाता है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला कि वस्तुएं गतिशील है,
क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। वस्तुएं गतिशील है क्योंकि साधन गतिशील नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए सर। किसने बोला सर? हेक्सर ओहलिन साहब ने। साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण दो देश आपस में व्यापार करते हैं, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि चूंकि वस्तुएं गतिशील है लेकिन जो उत्पादन के साधन है वो गतिशील नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल का तो हम लोग आयात कर लेते हैं, पेट्रोल का तो हम लोग आयात कर लेंगे, लेकिन पेट्रोल को उपयोग योग्य बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसको एक जगह से दूसरे जगह पे आप स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत इसी स्टेटमेंट को हेक्सर ओहलिन साहब ने कहा था कि दो देश जो होते हैं ना वो अपने संसाधनों में प्रचुरता के कारण एक दूसरे से व्यापार करते हैं, और जिस देश में जो संसाधन ज्यादा प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं उन्हीं प्रचुर संसाधनों का प्रयोग करके वो उत्पादन करके और अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं को बेचता है। और यही रीजन है कि वस्तुएं गतिशील है, वस्तुएं एक देश से दूसरे देश में जा सकती हैं, लेकिन जो उत्पादन के साधन है वो एक देश से दूसरे देश में नहीं मूव कराए जा सकते हैं। तो हेक्सर ओहलिन ने जितने लोग भी बोल रहे हैं हेक्सर ओहलिन, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतवर्ष में निर्धनता की संरचना को निर्धारित करने वाली प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? क्या उत्तर आ रहा है सर? कि भारतवर्ष में निर्धनता की संरचना को निर्धारित करने वाली प्रवृत्ति कौन कौन सी है? बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पूंजी निर्माण की दर तो जो है वो बहुत कम है हमारी, ठीक है। पूंजी निर्माण की दर बहुत कम है, निम्न है कि नहीं है। 10,000 रुपये कृषि में लग रहा है तो 12,000 रुपया उससे हमें पूरा आय प्राप्त हो रहा है। तो बिल्कुल क्या है कि पूंजी निर्माण की दर बहुत नीचे है। बहुत ज्यादा लोग पैसा लगा दे रहे हैं लेकिन पता चल रहा है कि उस पैसे से वो पैसे को और क्रिएट कर ही नहीं पा रहे। जनसंख्या की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई आवश्यकता की तुलना में उपभोग वस्तुओं के उत्पादन का निम्न स्तर है। बात तो ठीक है, इसीलिए तो अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए तो अर्थव्यवस्था में कीमतें बढ़ रही हैं। निर्धन वर्गों द्वारा अतिरिक्त श्रमिकों से होने वाली अनुपयोगिता के वहन उत्पादित वस्तुओं के अनुपयुक्त वितरण के सहअस्तित्व के द्वारा होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं उपरोक्त सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आज थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ठीक तरीके से, क्योंकि खास करके थोड़ा सा जब मैं तेज बोल रहा हूँ तो बोलने में समस्या हो रही है। जब मैं तेज बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा बोलने में मुझे समस्या हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है। कि हरित क्रांति के प्रभाव का अंकन किस रूप में करना चाहिए? हरित क्रांति में क्या हुआ भैया? इसको जरूर याद रखिएगा जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ठीक है। तो हरित क्रांति की सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था वो किस पे दिया गया था? तो उच्च क्वालिटी के बीजों के प्रयोग पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था कि उच्च क्वालिटी के बीज किसानों को प्रोवाइड कराया जाए। साथ ही साथ गहन कृषि करने का प्रावधान बनाया गया कि गहन खेती करेंगे। गहन खेती का मतलब क्या होता है भैया? कि हम उपजाऊ भूमि को देखेंगे और उस पे उच्च टेक्नोलॉजी लगा करके हम क्या करेंगे? उत्पादकता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कई प्रकार की फसलों को वहां पे हम उगाएंगे। साथ ही साथ हरित क्रांति के अंतर्गत ये भी बात की गई कि कृषि में यांत्रिकरण लाया जाए, ठीक है। कृषि में यांत्रिकरण, और कृषि में यांत्रिकरण क्या होता है? बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि ये बताइए कि कृषि में यांत्रिकरण क्या होता है। तो आराम से मैं बता रहा हूं, ठीक है। आराम से मैं आपको बता रहा हूं कि कृषि में यांत्रिकरण का मतलब ये होता है कि जब पशु बल और मानव बल के बजाय आधुनिक उपकरणों के द्वारा खेती होने लगे तो उसे ही कृषि में यांत्रिकरण बोलते हैं। जैसे आप याद करिए, आज से 30 साल पहले याद करिए, आज से 40 साल पहले याद करिए, आज से 50 साल पहले याद करिए कि खेतों की जुताई करानी होती थी तो ट्रैक्टर लोगों के पास नहीं होता था। आज से 50 साल पहले
जब हम गुलाम थे, या उससे पहले की भी बात करें या उससे बाद की भी बात करें, तो सबके पास ट्रैक्टर नहीं होता था। खेत की जुताई करने के लिए लोग क्या करते थे, बैल का प्रयोग करते थे। खुद कुदाल लेकर के खेतों में चले जाते थे। खेत की सिंचाई करने के लिए लोग कुआं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, कृषि में यांत्रिकरण आ गया, अर्थात अब खेती करने के लिए, खेतों की जुताई करने के लिए लोग ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही साथ अब खेतों में सिंचाई के लिए लोग पंपिंग सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यही तो हुआ ना कि अब मानव बल और पशु बल की बजाय आधुनिक उपकरणों के द्वारा खेती प्रारंभ हो गया है, और इसे ही कृषि में यांत्रिकरण बोलते हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं सर, सी बोल रहे हैं क्या? जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे क्या ठीक है? तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि कृषि क्षेत्र में प्रेरित संरचनात्मक परिवर्तन हुए, उच्च क्वालिटी के बीज प्रोवाइड किए गए, कृषि में यांत्रिकरण लाया गया और भी बहुत सारी चीजें हुई। चलिए अगला, कि हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्रमिक काल में आय की वृद्धि कैसी होनी चाहिए? अब अगर जो आप रोज सेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? किस बात का डिबेट शुरू हो गया? किस बात का डिबेट शुरू हो गया भाई? कमेंट बॉक्स में कोई बहुत बड़ा विषय हो तो मुझे भी बताइए, थोड़ा मैं भी बात कर लूं, है ना। किस बात का डिबेट छिड़ा हुआ है मुझे भी बता दीजिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बात कर लूं। बहुत देर से मैं भी क्लास ले रहा हूं, है ना। ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता हूं ना। तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन पे क्या करिए, कंसंट्रेट करिए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, हाँ क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव ए बोल रहे हैं सर, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा कि हैरड मॉडल में वांछित वृद्धि दर बनाए रखने के लिए प्रत्येक क्रमिक काल में आय की जो वृद्धि होगी वो बढ़ते परिमाण में होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। मैं आप लोगों को सच बता दूं कि मेरी तबीयत, एक तो आप जानते ही हैं कि जब सर्दी जुकाम होता है ना तो आपका माइंड जो होता है वो कंसंट्रेट नहीं होता है। मैं कितना मैनेज करके क्लास ले रहा हूँ वो मैं जानता हूँ, है ना। बिल्कुल कंसंट्रेशन बहुत नहीं होता है, इधर उधर की चीजें होती रहती हैं, है ना। तो फिर भी मैं अगर जो क्लास ले रहा हूँ तो आप लोग फिर इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? आराम से पढ़िए। तो इतना अच्छा माहौल बना है, केवल उत्तर से उत्तर सबको मतलब है, इधर उधर की बातें क्या करना है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है? लेकिन एक चीज देखने को मिलता है अपनी क्लास में कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को किसी को भाई मिल गया है और किसी को बहन मिल गई है, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं। कोई कहता है हेलो सिस्टर, तो कोई कहता है हेलो ब्रदर, है ना। तो ये जो क्लास है यहाँ पे क्या हो गया है कि कुछ रिश्ते भी बन गए बहन भाई का। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर? अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। ये अपने आप में मेरी भी एक उपलब्धि है कि मैं आप लोगों को ऐसा एक माहौल दे चुका हूँ। एक ऐसे माहौल से क्लास चल रहा है जहाँ पे सारी चीजें ठीक तरीके से चल रही हैं, है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि ठीक है, कोई पूछेगा कि सिस्टर खाना बना ली, तो कोई उधर से मैसेज करेगा हाँ भैया बना लिए, है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता का लक्षण ऐसे विक्रेताओं की अधिक संख्या का होता है जहाँ पे क्या देखने को मिलता है सर? बच्चों वाली बात है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि देखिए सर, एक तो होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता और एक होता है एकाधिकारी बाजार, ठीक है। एक होता है एकाधिकारिक प्रतियोगिता और दूसरा क्या होता है? एकाधिकारी बाजार, ठीक है। तो जो एकाधिकारी बाजार होता है ना वो अलग बात होती है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अकेला विक्रेता होता है, अकेला विक्रेता होता है। जैसे भारतीय रेलवे का अगर जो आप उदाहरण लें, लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे अनेक विक्रेता होते हैं। यहाँ पे विक्रेताओं की संख्या जो होती है वो अनेक होती है, लेकिन ये कहीं भी समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। ये एक दूसरे से समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यही अंतर होता है दोस्तों। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं
सभी लोग का उत्तर नहीं बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि स्वतंत्र व्यवहार करते हैं तथा असमांग वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है कि स्वतंत्र मतलब एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत क्या देखने को मिलता है कि बहुत सारे उत्पादक होते हैं और कोई भी उत्पादक एक दूसरे से समरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता भी हूँ कि भैया अब आप अगर जो कभी ट्रेन में यात्रा किए होंगे, बस में यात्रा किए होंगे, तो एक व्यक्ति आता है 5 उंगली में 5 पावर बैंक इधर फंसाया रहता है, 5 उंगली में 5 पावर बैंक इधर फंसाया और रहता है, लेकिन कोई भी पावर बैंक एक दूसरे से मैच नहीं खाता है। सारे पावर बैंक के उत्पादक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो वो क्वालिटी के आधार पे, क्वांटिटी के आधार पे, रंग के आधार पे, रूप के आधार पे वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला चलिए बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं बताऊं, मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जैसे बीच बीच में जो लोग भी बैच को परचेज करते हैं, फिर उनसे मैं 10 दिन बीत जाने पे, 15 दिन बीत जाने पे उनसे एक बार बात मैं आवश्यक रूप से करता ही करता हूँ, अनिवार्य रूप से करता ही करता हूँ कि क्या आपको मेरी क्लास समझ में आ रही है। तो बहुत सारे लोगों का इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है वो इस तरीके से वो लोग बात करते हैं ना, तो वो मेरी जिंदगी के जो सबसे जो एक खुशी के पल होते हैं ना, वो मैं महसूस करता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हाउस वाइफ है, ठीक है, चाहे बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं चाहे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पढ़ रहे हैं, उन्होंने बहुत जगहों पे, इधर उधर जगहों पे इकोनॉमिक्स पढ़ा, कहीं पे उनको 10 क्लास दे करके छोड़ दिया गया, कहीं पे उन्हें 3 क्लास दे करके छोड़ दिया गया और कह दिया गया कि अब परीक्षा आएगा तो क्लास होगा। लेकिन जब वो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ता है ना, तो वो सच में बताऊं कि वो मतलब जब वो मेरी क्लास को रोज देखता है कि रोज सर क्लास ले रहे हैं, सारी चीजें बेहतर ढंग से चल रही है, तो जब वो मेरे बारे में कुछ शब्द ऐसा बोलता है कि जो बेहतर हो मेरे लिए, तो मुझे जिंदगी की सबसे ज्यादा खुशी मुझे उसी पल महसूस होता है कि भाई चलो कम से कम इतना तो है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स बहुत जगहों पे पढ़े लेकिन कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब सर आप पढ़ाते हैं तो एक एक बातें हमको समझ में आती है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की ने कहा कि सर हमें सिलेक्शन का एक आधार मिल गया। ये छोटी बात उसने नहीं बोली, उसने बहुत बड़ी बात बोली। उसने कहा कि सर हम बहुत पढ़ रहे थे इधर उधर, लेकिन कहीं पे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब से आपकी क्लास ज्वाइन किया हमें सिलेक्शन का आधार मिल गया। मतलब वो चिकनी चुपड़ी बात नहीं बोल रही थी, वो बोल रही थी कि आधार मिल गया है, अब मेहनत हमको ही करना है। मतलब जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो कंटेंट को हम पढ़ेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। तो जब इस तरीके के शब्द मैं भी सुनता हूँ ना, तो फिर बहुत आनंद मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बी बोल रहे हैं कि मूल्य विभेद तब लाभ देता है जब दोनों बाजारों में मांग की मूल्य लोच क्या हो दोस्तों, भिन्न भिन्न हो। अर्थात एक बाजार में किसी वस्तु की मांग कम हो, दूसरे बाजार में किसी वस्तु की मांग ज्यादा हो, तभी तो क्या हो सकता है कि मूल्य विभेद हो सकता है। तो जितने लोग भी बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि एंजिल का नियम क्या बताता है। अब एंजिल साहब जो थे ना, वो जर्मनी के अर्थशास्त्री थे। एंजिल साहब जो थे ये क्या थे, ये एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोगों के एक समूह को लिया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, लोगों के एक समूह को लिया और उस समूह के अंतर्गत उन्होंने ये देखा कि जब लोगों की आय में वृद्धि हो रही है ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आय में वृद्धि हो रही है वो 3 स्तरों पे उपभोग को प्रभावित कर रही है। पहला तो ये बताया कि जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतनी तेजी से खाद्यान्न पर होने वाला व्यय नहीं बढ़ रहा है। अर्थात खाद्यान्न अर्थात जो जैसे जो खाने वाली चीजें, ठीक है, जो जैसे आपका क्या हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ठीक है। तो बोला उन्होंने कि जो खाद्यान्न व्यय होता है वो आय में हुई वृद्धि के अनुपात में कम होता है। उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि देखिए भैया, जो मकान होता है और जो कपड़ा होता है, इस पर होने वाला व्यय जो होता है स्थिर होता है। इसका मतलब यह होता है कि जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में मकान और कपड़े पर व्यय भी बढ़ता है। और तीसरा इन्होंने बताया कि जो मनोरंजन होता है, मनोरंजन और जो शिक्षा होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है
तो जितनी तेजी से आय बढ़ती है उससे कई गुना ज्यादा क्या होता है कि मनोरंजन और शिक्षा पर व्यय बढ़ जाता है। तो इन्होंने जर्मनी के अर्थशास्त्री थे ये एंजिल साहब, और इन्होंने ये बताया कि देखिए भैया, जब इन्होंने जर्मनी के अर्थशास्त्री थे और उन्होंने लोगों के एक समूह को लिया, और जब लोगों के समूह को लिया तो उनके आय का अध्ययन किया तो उन्होंने ये देखा कि जब इन लोगों की आय में वृद्धि हो रही है तो जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतनी तेजी से खाद्यान्न पे होने वाला व्यय नहीं बढ़ रहा है, लेकिन जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उतनी तेजी से उपभोग मकान और कपड़े का बढ़ रहा है, लेकिन जितनी तेजी से आय बढ़ रहा है उससे बहुत ज्यादा तेज मनोरंजन और शिक्षा पे लोग क्या कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। आज के समय में देखिए, एक व्यक्ति जो 10,000 रुपए कमा रहा है ना, वो भी अपने बच्चे को बेचारा क्या कर रहा है, कॉन्वेंट स्कूल में डाल रहा है और 2-2 हजार रुपए 3-3 हजार रुपए फीस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो कॉन्वेंट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। चलिए अब आगे कोई भी प्रश्न ये कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, आपकी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलेगी, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट झारखंड टीजीटी पीजीटी और जेट का अलग बैच है, एमपी सेट, एमपी टेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच उपलब्ध है दोस्तों। और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दिन में इसकी लाइव क्लास होती है, सारे कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाए जा रहे हैं। दिन में इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जाते हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। दोस्तों, आप बहुत दिनों बाद भी अगर जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे ना, तो परेशान ना होइएगा। बिल्कुल सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आपको कंप्लीट यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए और इस बात को समझ पाइए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है, कहाँ पे प्रश्न गलत हो रहे हैं, और जहाँ पे भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उस प्रश्नों में क्या करिए, सुधार करिए, उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए तो उसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए। फिर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको करंट की भी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करना नहीं होगा आपको। और जो कोर्स की वैलिडिटी होने वाली है वो लाइफ टाइम की होने वाली है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होता है, आपको वहां पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस जो है वो केवल और केवल 2,000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो सिंपली एडमिशन लेने के लिए आपको अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।